हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज की ओर, जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 5, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो इसमें सबसे पहला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रभावी आयोजन के लिए प्रतिमंडल को आवश्यक क्यों माना जाता है। ठीक है, प्रतिमंडल की जो स्थापना है एक प्रभावी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के लिए, वो क्यों नेसेसरी है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिमंडल एक वरिष्ठ के अधीनस्थ को अधिकार का हस्तांतरण है। प्रतिमंडल क्या है कि एक जो आपका सुपीरियर है वो अपने इंफीरियर को कुछ राइट्स दे रहा है, उसके साथ जिम्मेदारियां भी ट्रांसफर हो रही है। यह प्रबंधक पर कार्यभार काम करने में मदद करता है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक प्रबंधक के पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सेसिव वर्क होता है, तो इसलिए वो अधिकारांतरण से कार्यों को बांट रहा है, ताकि प्रबंधक उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सके जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उस पर वो फोकस कर सके, इसलिए वो कार्यों का विभाजन करता है अधिकारांतरण के थ्रू। ये अधीनस्थों को अधिक जिम्मेदार बनाने और अधिक विकास के अवसरों को मार्ग प्रदर्शित करता है। तो इससे क्या है कि ज्यादा जिम्मेदार बन रहे हैं और जो डेवलपमेंट की ओर लोग ज्यादा विकसित होंगे। तो अब इसके निम्नलिखित बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, अधीनस्थों को कार्य सौंपने से प्रबंध अन्य क्षेत्रों पर ध्यान कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने ऑर्गेनाइजेशन को, सारा कार्य एक प्रबंधक नहीं कर सकता, तो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो उस पर फोकस कर सकता है, जिससे प्रबंधकों की दक्षता में सुधार होता है। तो उससे जो मैनेजर्स हैं उसकी कैपेसिटी में भी सुधार होगा। दूसरा है, कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो जो कर्मचारियों का अधिकारांतरण हुआ उससे उनकी वर्किंग दक्षता निकल के आएगी कि वो कम समय में अच्छा कार्य कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। इससे कर्मचारी से कौशल विकास में मदद मिलती है, इससे उनका भी डेवलपमेंट होगा, कर्मचारियों का भी। थर्ड है, कार्य सौंपने का कार्य कर्मचारी को जिम्मेदारी देता है। ठीक है, कार्य सौंपने का कार्य कर्मचारी को, एक जिम्मेदारी आई, राइट्स आए, तो उसके साथ कुछ हमारी ड्यूटीज भी आई, जिम्मेदारी आई, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है, वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे संगठन से संबंधित है और उनके योगदान को मान्यता दी जा रही है, क्योंकि वो संगठन का एक पार्ट है, उनका एक इम्पोर्टेंस है संगठन में। तो कार्य से उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है और वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, किसी भी उसमें योगदान दे सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक जरूरी हिस्सा माना जाता है। फोर्थ है, प्रतिमंडल कई प्रबंधकों के करियर विकास में मदद करता है। प्रमोशन वगैरह मिल सकते हैं, तो करियर में भी ये विकास कर रहा है, क्योंकि वे संगठन में अधिक भूमिकाएं लेते हैं। उनके डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यह है, श्रमिकों को अधिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है, जो करियर विकास में, क्योंकि वो अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी सिचुएशन को फेस करेंगे, तो ये संगठन में उनके करियर ग्रोथ में भी मदद करता है। फिफ्थ है, यह संगठन में एक संगठित संरचना बनाने में मदद करता है। ठीक है, संगठनात्मक मतलब शॉपिंग श्रृंखला को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो संरचना बनाने में ये मदद करता है। पदानुक्रम की रेखाएं अच्छी तरह से परिभाषित होती हैं, जो कौन सा उच्च में रहेगा, कौन से मध्य में, कौन से निम्न में रहेगा, ये रेखा हम अच्छी तरीके से स्थापित कर सकते हैं और प्रक्रियाएं सुचारू कर सकते हैं। सिक्स्थ है, इससे प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जब एक शॉपिंग श्रृंखला फॉलो होगी, तो जो ऊपर से नीचे तक जो एक आदेश जाते उत्तरदायित्व, उनमें समन्वय होगा, अच्छी तरीके से काम होगा, एक अच्छी तरीके से परिभाषित कार्य होगा, जो कंपनी को चीजों को अधिक व्यवस्थित बनाता है। तो लोग चीज जो है अच्छी तरह से एग्जीक्यूट होंगी और व्यवस्थित एक तरह का डिसिप्लिन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। विभागीय संरचना क्या है। अब डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बताइए, इसके लाभ और सीमाओं पर चर्चा करिए, इसके लिमिट्स और लिमिटेशंस और प्रॉफिट बताने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो विभागीय संरचना एक ऐसी व्यवस्था है जिसके काम को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स के सब डिपार्टमेंट्स बना ले रहे हैं, उसको कार्य को उस अनुसार विभाजित कर दे रहे हैं। हर विभाग के लिए एक अलग प्रमुख होता है। ठीक है, हर जो हमने डिपार्टमेंट बनाया उसका एक अलग प्रमुख, मतलब एक अलग मैनेजर बना दिया है, और ऐसी संरचना में जिम्मेदारी का कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है, जिम्मेदारी जिसको दी गई है वही वो पूरी करेगा। इसमें ओवरलैपिंग मतलब काम की अधिकता या उसके कारण जिम्मेदारियों का जो फ्लो है वो एक तरीके से रहेगा, सुचारू रूप से एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। कार्य का क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है, जो कार्य का क्षेत्र है वो भी कि किसको कौन सा कार्य करना है वो स्पष्ट होता है। तो अब इसके लाभ इस प्रकार देख लेते हैं हम। प्रबंधकों और
कर्मचारियों को अपने विभागों को आगे बढ़ाने और उत्पाद में विशेषज्ञ बनने का भरपूर मौका मिलता है। कोई भी अगर कोई कार्य कर रहा है, मार्केटिंग, सेल्स, परचेसिंग का अलग अलग विभाग है, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। यह कार्यबल की दक्षता बढ़ाने में सहायक है, तो जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है। सेकंड है, प्रत्येक विभाग या डिवीजन के प्रदर्शन को व्यवस्थित रूप से ट्रैक किया जा सकता है। आप परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के क्या प्रोसेस चल रही है, वो वर्किंग प्रोसेस क्या है, या उसका परफॉर्मेंस किस प्रकार का, अच्छा है या बुरा है। इससे सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले डिवीजन की पहचान, कौन सबसे फर्स्ट में है, किसने पहले टारगेट अचीव कर लिया, कौन नहीं कर पाया, तो उसमें हम सुधार भी ला सकते हैं। तो परफॉर्मेंस हम ट्रैक कर सकते हैं। विभाग अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है, ये जो है इंडिपेंडेंट होते हैं अपने डिसीजंस को लेके, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया त्वरित हो जाती है, मतलब आसान हो जाती है, और तेजी से निर्णय लेने से तेजी से क्रियावंत संभव होता है। तो जितनी जल्दी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उतनी जल्दी ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद है। फिर है, प्रभागीय संरचना होने से संगठन के कार्यों को प्रभावित किए बिना अधिक प्रभावों को जोड़ने की अनुमति मिलती है। तो हम अगर डिपार्टमेंट संरचना कर रहे हैं तो इससे हमारे कार्य बिना प्रभावित हुए सुचारू रूप से जुड़ेंगे, और कई जो नए डिपार्टमेंट्स हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके नुकसान, अभी हमने इसमें लाभ देखे, इसके नुकसान क्या है? धन और संस्थानों के आवंटन के संबंध में विभागों के बीच संघर्ष होता है। क्या है? कॉस्ट और टाइम जो है, रिसोर्सेज और जो पैसा है वो बहुत इसमें लगता है, वेस्ट होता है, क्योंकि एक अनुसंधान के तहत होता है, तो इसमें पैसे और समय की भी बर्बादी है। दूसरा है, विभागों के बीच काम के दोहराव के कारण लागत में वृद्धि होती, कॉस्ट, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हम जितने लाएंगे वो हमारी कॉस्ट को बढ़ावा देंगे। तो कुछ गतिविधियां ऐसी हो सकती हैं जो सभी विभागों में समान हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कॉमन होती हैं, और इन गतिविधियों के लिए प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग कमियों को नियुक्त करने से लागत बढ़ सकती। तो हमने एक ही तरह की एक्टिविटीज हम अगर एक ही लोगों से करवा के अलग अलग लोगों से करवा रहे हैं तो उससे हमारा खर्चा निश्चित रूप से बढ़ेगा। थर्ड है, ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्तिगत विभागों को बेहतर बनाने के अधिक ध्यान देने के कारण समय रूप से संगठन का विकास बाधित हो जाए। ठीक है, हम पर्सनल कुछ डिपार्टमेंट्स पे फोकस करें तो उससे सारे डिपार्टमेंट्स हमारे क्या हो सकते हैं, बाधित हो सकते हैं, उनका डेवलपमेंट रुक सकता है। तो ये उसकी कुछ कमियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। एक कंपनी जो खिलौने के लोकप्रिय ब्रांड का निर्माण करती, कोई भी कंपनी वो टॉयज बना रही, मैन्युफैक्चर कर रही है, बाजार में अपनी प्रतिष्ठा का आनंद ले रही है, अच्छी उसकी मार्केट स्टैंडिंग है। इसके पास उत्पादन, वितरण, वित्त, मानव संस्थान और अनुसंधान विकास के लिए अलग अलग विभाग है। इनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स, विपणन और वित्त देख रहे हैं। कार्यात्मक संगठन संरचना है। ये कैसी है? कौन सी संरचना? कार्यात्मक। हाल ही में अपने ब्रांड नेम का उपयोग करके और नए व्यवसायिक अवसरों को बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की एक नई श्रृंखला का निर्माण करती है। अब इनकी टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक टॉयज को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो विविधता लाने की सोच रहे हैं। तो इसके लिए नया बाजार उभर रहा है, जिसके लिए नया मार्केट हमें मिल रहा है। तो इस स्थिति में कौन सी संगठनात्मक संरचना अपना हमको बताना कि इलेक्ट्रॉनिक का जो मार्केट है या उसके जो टॉयज बनाना है, उस स्थिति में कौन सी संगठनात्मक संरचना आप अपनाएंगे। कंपनी को जो कदम उठाने चाहिए उससे मिलकर सब लाभों को ठोस कारण बताए। तो कारण हमें बताने की कौन कौन से स्टेप्स कंपनी ले सकती है। तो चलिए देखते हैं। कंपनी को प्रभागीय संगठन संरचना अपनानी चाहिए। प्रभाग, डिपार्टमेंटल वाली जो है वो अपनानी चाहिए, क्योंकि ये संगठन के लिए आदर्श संरचना है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना ले तो प्रभाग बना ले, प्रभाग के भी विभाग बनाए, फिर हमने उसको प्रभागों में सब डिपार्टमेंट्स में बांट लिया। तो इस संरचना का पालन करने के लिए निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है, प्रत्येक विभाग का एक प्रमुख होगा। हमने इसका क्या बना दिया? एक हेड बना दिया, जो विभाग के समय प्रदर्शन के लिए जवाबदेह होगा। वो जो पूरा डिपार्टमेंट है उसकी परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदारी रखेगा। प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन की आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। तो हम ट्रैक कर सकते हैं हर किसी का परफॉर्मेंस कि अच्छा है कि बुरा है, इस अनुसार सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन की पहचान की जा सकती है और आवश्यक कदम उठा सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसने टारगेट अचीव किए और जो चूक गया है उसमें क्या सुधार ला सकते हैं, इस प्रकार। सेकंड है, निर्णय लेने की प्रक्रिया त्वरित होगी। जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक विभाग के पास प्रबंधक के लिए एक विशेषज्ञ हो गया। हर किसी के पास एक एक्सपर्टाइज होगा जो उस विभाग के लिए, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, अच्छी मार्केटिंग करने के लिए उसका क्या डिसीजन, उसका जो मैनेजर होगा वो डिसीजन ले सकता है। थर्ड है,
प्रभागीय संरचना होने से संगठन के कार्यों को प्रभावित किए बिना अधिक प्रभागों को जोड़ने की अनुमति मिलेगी। तो प्रभागीय संरचना डिपार्टमेंट्स को हम नए जो डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट्स उसमें भी हम नए डिपार्टमेंट्स को जोड़ के एक अच्छी जो संरचना है वो बना सकते हैं। तो यहाँ प्रभागीय के हमने इस स्थिति में अपनाया, उसके कुछ लाभ देखे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब यहाँ इन्होंने बोला है कि केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के बीच में अंतर स्पष्ट करना हमें, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे तो हम एक टेबल बना लेंगे, इससे आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें तुलना का आधार, ठीक है, पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन ये है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, और विकेंद्रीयकरण को हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये सेंट्रलाइजेशन, तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आ रहा है वो अधिकार। सेंट्रलाइजेशन क्या है, पावर एक के पास है, ठीक है। तो प्राधिकरण शीर्ष प्रबंधन के पास है, जो अपर लेवल है उसके पास ही अधिकार रहेगा। विभागीय में क्या होगा, अनेक स्तर पर सौंपा जाता है अधिकार। अधिकारांतरण हम क्या करते हैं, विभाग से प्रभाग बना देते हैं, डिपार्टमेंट से सब डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, उसको हम बांट देते हैं, अधिकारांतरण उस प्रकार करते हैं। सूचना का प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का क्या, खुला और स्वतंत्र, क्योंकि एक ही हमारा हेड है, वो जो बोलेगा वो सब में सूचना एक समान जाएगी, जितने भी एम्प्लॉयज हैं एक समान जाएंगी। यहाँ यह ऊर्जा द्वार है, ठीक है। यहाँ जो प्रभाग का जो हेड है वो ही जो बताएगा, तो वो उस विभाग तक ही लिमिटेड रहेगी या सीमित रहेगी, कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो उस प्रभाग या विभाग के लिए ही होगी, अपने विभागों के लिए। तीसरा है कार्यभार, ठीक है, वर्क फ्लो। तो शीर्ष स्तर के प्रबंधक का कार्यभार अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसको ही सारे डिसीजन लेने हैं, उससे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां और उससे हमने काम से लादा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे सेंट्रलाइजेशन में दिल्ली है, पार्लियामेंट है हमारे पास, वो लॉज बनाता है सारे स्टेट्स में जो लागू होते हैं, तो एक जो कार्यभार है वो पूरा एक के ऊपर है। जबकि यहाँ पे कार्यभार कम है, क्योंकि कार्य विभिन्न स्तरों पर विभाजित है। वहीं हमने अगर कार्यों को स्टेट में सीएम दे दिया हमने, या गवर्नर दे दिया, तो वो अपने अपने स्टेट्स के डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये विभाजित हो जाएगा, कार्यभार जो है, वर्क फ्लो ऑफ एक्टिविटी है, वो विभाजित हो जाएगी। थर्ड है प्रतिनिधि मंडल का दायरा, ठीक है, जो लिमिटेशन है जो हमने बनाई थी शॉपिंग, हम उसका क्या दायरा है। तो प्रतिनिधि मंडल सीमित दायरा, क्योंकि एक ही है, एक से ऑर्डर जाएंगे, एक को उत्तरदायित्व है, तो ये क्या है, इसका लिमिटेड है। यहाँ जो दायरा है वो कैसा होगा, लिमिटेड होगा। यहाँ प्रतिनिधि मंडल का व्यापक दायरा, यहाँ एक्सटेंडेड होगा, यहाँ लिमिटेड होगा, यहाँ एक्सटेंडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े ढांचे में बहुत सारे प्रभाग होंगे, उनके विभाग होंगे, तो डिसीजन उस अनुसार जाएगा, तो ये दायरा भी बड़ा होगा। फिर है फिफ्थ है अधीनस्थ पहल। अधीनस्थों की पहल कैसी होगी, तो अधीनस्थों की पहल एक दायरा सीमित होता है। यहाँ पे जो अधीनस्थों को उनका एक ही प्रबंधक है, तो वो दायरा सीमित होगा, क्योंकि उन्हें वरिष्ठों द्वारा निर्धारित पूर्व निर्धारित मार्ग का अनुसरण करना होगा। जो उनके सीनियर्स या प्रबंधकों ने लॉस बना दिए या जिस तरीके से मैनेजमेंट टेक्निक बता दी, उसका ही उनको रिवीजन अनुसरण बार बार करना होगा। जबकि यहाँ पे अधीनस्थों को अधिकार सक्रिय होते हैं। यहाँ पे क्या है, सक्रिय एक्टिव होंगे, क्योंकि यह पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहां पहल क्षमता अपने आप आएगी, डिसेंट्रलाइजेशन में, विकेंद्रीकरण में पहल क्षमता अपने आप आएगी। इससे संगठन में सुधार के लिए विचारों को व्यक्त करने की अधिकार स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है। अपने विचार आप बता सकते हो, स्वागत कर सकते हो, सुधार ला सकते हो, अपने विभाग या प्रभाग हेड को बता सकते हो। तो यहाँ पे जो दायरा है वो सक्रिय है, एक्टिव होंगे यहाँ पे। जबकि यहाँ पे सीमित होगा कि जो उन्होंने बता दिया उसी को आपको उसी तरीके से निर्धारित रूप से अनुसरण करके कार्य करना है। फिर सिक्स्थ है निर्णय लेना, यहाँ है डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी होती है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत सारे कार्यभार से ऑलरेडी हमारा प्रबंधक जो होता है उसके सब ऊपर बहुत सारे कार्यभार हैं, तो ये प्रक्रिया धीमी है और इससे अकुशलता आती है। इसमें इतनी डिसीजन मेकिंग में भी लेट होता है, अकुशलता, इनकेपेबिलिटी को ये बढ़ावा देता है। यहाँ त्वरित निर्णय लेना, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर होती है। यहाँ डिसीजन मेकिंग ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लेना सब डिपार्टमेंट्स को अपना अपना लेना है, तो यहाँ पे ये इजी होता है। तो इतने पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन में हमने केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर स्पष्ट किया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कार्यात्मक संरचना प्रभागीय संरचना के किस प्रकार भिन्न है। अब यहाँ पे भी हमको डिस्टिंक्शन करना है कि कार्यात्मक और प्रभाव के बीच में डिस्टिंक्शन करना है, तो चलिए देख लेते हैं।
तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन, ये है कार्यात्मक कार्यों को हम विभाजित कर रहे हैं, यहाँ विभागीय संरचना है। तो ये इससे किस प्रकार अलग है? सबसे पहले है निर्णय। जो डिसीजन आप कैसे लेंगे, डिसीजन निर्णय कैसे लेंगे? तो किसी संगठन में कार्यात्मक संरचनाएं कार्यों के आधार पर बनाई कि किस तरीके का कार्य है उस विभाग का। जैसे कोई जैसे परचेजिंग की एक्टिविटी में लिखा तो कितना स्लॉट उनका स्टॉक आएगा, कितना जाएगा, तो उस हिसाब से हमने विभाग बना दिए। यहाँ पे प्रभागीय संरचना उत्पादों के साथ साथ कार्यों के आधार पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट और कार्य, उसका क्या नेचर है प्रोडक्ट का और किस प्रकार का कार्य है, उस अनुसार लेंगे। सेकेंड पॉइंट है लगात, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कैसी होगी? तो इससे कार्य का दोहराव कम हो जाता है और ये किफायती भी हो जाता है, ये इजी, यहाँ लागत कम लगेगी। अगर हम कार्यों को बांट देंगे तो एक तरीके का कार्य कोई एक वो कर रहा है तो इससे लागत हमारी कम आएगी, क्योंकि हम हर व्यक्तियों से ना करवा के एक व्यक्ति या एक उनसे करवा रहे हैं। यहाँ पे कार्यों का दोहराव अधिक होता है क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लार्ज स्ट्रक्चर में है, तो यहाँ दोहराव ज्यादा होगा क्योंकि एक ही कार्य विभिन्न विभागों के बीच में किया जाता है। अब कोई एक्टिविटी या डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है या कोई और वो है कि आप डिसीजन लेके बताइए, तो वही सारे कई सारे विभाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगात या रिसोर्सेज हमारे ज्यादा लगेंगे। थर्ड है निर्णय लेना। यहाँ था निर्माण, ये जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमारा निर्माण था कि कैसे ये डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं था, ये निर्माण था कि कैसे डेवलप होता है। यहाँ आएगा थर्ड पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग। तो केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, क्योंकि निर्णय संबंधित विभागों के प्रमुख द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे केंद्रीकृत है, पार्लियामेंट है, हम कोई एक्ट बना रहा, कोई लॉ बना रहा है या हम कुछ नई बजट पे पेश कर रहे, तो वो किसका काम है? पार्लियामेंट से बनेगा, वो पास करेगा, वहां जो डिसीजन होंगे या स्पीकर्स होंगे या जो भी दोनों हाउसेस डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो है केंद्रीकरण, डिसीजन की प्रक्रिया एक के पास है क्योंकि निर्णय संबंधित विभागों के प्रमुख द्वारा, जो उनका हेड होगा, जो पास करेगा पार्लियामेंट, और वही सारे स्टेट्स पे लागू हो जाएगा। जबकि यहाँ विकेंद्रीकरण निर्णय प्रक्रिया है क्योंकि प्रत्येक उत्पाद के लिए एक एक अलग अलग निर्माण प्राधिकरण। यहाँ हम क्या कर रहे हैं विकेंद्रीकरण में? उत्पादों और कार्यों के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। तो यहाँ हर कोई, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, तो वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका किस तरीके का कार्य, स्टील का निर्माण कर रहे हैं या लेदर का निर्माण कर रहे हैं, तो उत्पाद के अनुसार हम कार्यों का विभाजन करेंगे और उसका प्राधिकरण करेंगे। तो यहाँ हर डिपार्टमेंट्स के पास होगा। यहाँ ये निर्माण था, यहाँ ये निर्णय लेना है। फोर्थ है कार्यों का ओवरलैपिंग, वर्क ओवरलैपिंग। तो अलग अलग कार्यात्मक विभाग होने के कारण इसे न्यूनतम कर दिया गया। यहाँ पे 0 है, ठीक है। ओवरलैपिंग कैसी है? 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कार्यों के अनुसार ही हमने विभाजन किया है। तो जो कार्यों का ओवरलैपिंग मतलब कार्यों की अधिकता, जो जिम्मेदारी एक से दूसरे के ऊपर जा रही है, वो कम हो जाएगी। जबकि यहाँ प्रत्येक विभाग में कार्य का स्तर समान होने के कारण इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी क्योंकि एक ही विभाग है, परचेजिंग मार्केटिंग का कोई भी कार्य कर रहा है तो एक ही तरह की एक्टिविटी कर रही है। तो यहाँ पे ये जो कार्य का ओवरलैपिंग, क्योंकि एक ही विभाग कई तरह के सेम तरीके के कार्य कर रहा है, तो उससे ओवरलैपिंग हो सकती है, कार्य की अधिकता बढ़ सकती है। फिफ्थ है उपयुक्तता, जिसको हम यूजेस बोलते हैं। परिचालन विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों के लिए संरचना अधिक व्यवहार है। कौन सी कंपनियां जो विशेषज्ञता, कार्य की विशेषता पे ध्यान करेंगी, कौन सा कार्य हमें करना, उसकी एक्सपर्टाइज पे ध्यान दे रही है, ऐसी कंपनियों के लिए ये कार्य की संरचना अधिक साबित होगी। विभेदित उत्पाद बनाने पर केंद्रित करने वाली कंपनियों के लिए उपयुक्त, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रही हैं। विभेदित मतलब एक से दूसरा प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश कर रही हैं अपने प्रोडक्ट को और वो प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उसके लिए ये ऐसे स्ट्रक्चर के लिए ये जो विभागीय संरचना है ये उपयुक्त होगी। सिक्स्थ है कार्यात्मक पदानुक्रम, क्या इसकी जो सीरीज होगी वो किस प्रकार होगी? तो महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर विभागों को व्यवस्थित करने के क्षेत्रित कार्यात्मक पादाक्रम का निर्माण होता है। शोपन श्रृंखला यहाँ कार्यों के अनुसार बनेगी, ठीक है, कि जो महत्वपूर्ण कार्य किसको करना है, डिसीजन लेके किसको लेना है, तो जो अपर लेवल है वो कर रहे हैं, तो उस अनुसार ये विभाजित करने में आसानी होगी। जबकि यहाँ पे जब विभागों को उत्पाद लाइनों के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप एक ऊर्ध्वाधर कार्यात्मक पदाक्रमों का निर्माण होता है। तो जब हम जो प्रोडक्ट्स है उनको उनकी लाइन या सीरीज के अनुसार अरेंज करें कि पहले को मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज होगी, फिर उसमें लेबलिंग
ब्रांडिंग होगी या परचेजिंग हुई, फिर उसमें मैन्युफैक्चरिंग हुआ, फिर हमने उसको पैकिंग के लिए भेज दिया, फिर वो बिक्री के लिए वो हो जाएगी, उपयुक्त हो जाएगी। तो जब हमने एक सीरीज अपनाई उत्पादों की, तो उसका परिणाम स्वरूप ये क्या होगा कि ऊर्जावार कार्यक्रम तदनुसार निर्माण होता है। तो तब यहाँ पे हम कार्य की जो वो सीरीज हम कि पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा कोई प्रोडक्ट, फिर उसमें पहले परचेजिंग होगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर उसमें लेबलिंग होगी, फिर ब्रांडिंग होगी, फिर पैकिंग होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम वो एक सीरीज फॉलो कर रहे हैं। तो उसका जो कार्य का जो पद अनुसार होगा वो इस प्रकार होगा, जबकि इसमें कि महत्वपूर्ण कार्यों के विभाग जो होंगे उसके अनुसार ये संरचना बैठेगी कि कार्यात्मक पदानुक्रम जो शॉपन श्रृंखला हमने बैठाई है उस प्रकार होगी। यहाँ उत्पाद के अनुसार, यहाँ कार्यों के अनुसार। ठीक है, तो ये हमने कार्यात्मक संरचना और विभागीय संरचना में क्या किया, डिस्टिंग्विश किया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या नया देखना चाहते हैं, और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ नई सीरीज या चैप्टर के लिए। थैंक यू वेरी मच।